दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी का हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप भी मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो प्रश्न याद नहीं है उसको आप लोग कॉपी में नोट करके अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों लगभग 4 लाख विद्यार्थी चैनल पर होने वाले हैं तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। दोस्तों यह एक किताब का नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। यह किसके द्वारा रचित किया गया है यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब की नई कार किस रंग की है। दोस्तों सेन साहब का जो नया कार है वो किस रंग का है तो काला कलर का है यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में कहता है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जापान, भारत, यूनान और चीन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि मनुष्य में जो घृणा है कौमा उसके बाद दिया हुआ है कि जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है कौमा वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य की सर्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ की है। दोस्तों यह जो पंक्ति है वो किस पाठ का है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका सही उत्तर होगा। आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो पंक्ति समझ में आ गया होगा कि यह कौन सी पाठ की पंक्ति है। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मैडलिफ किसकी रचना है। दोस्तों मैडलिफ एक पुस्तक का नाम है। यह किसकी रचना है तो हमारा आंसर होगा गुणाकर मूल्य यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। दोस्तों देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में लिखा गया है तो हमारा आंसर होगा नंदी नागरी लिपि यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए सातवां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। दोस्तों अमरकांत को कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो किस लेखन के लिए मिला है तो कथा लेखन के लिए मिला है यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 450 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए और सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि एक एक क्वेश्चन क्लियर हो सके। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि बहादुर कैसा लड़का था। दोस्तों बहादुर था वो कैसा लड़का था तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में बदमाश, बी है शरारती, सी है हंसमुख और मेहनती और डी है कामचोर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हंसमुख और मेहनती यानी कि बहादुर कैसा लड़का था हंसमुख था और मेहनती था। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस पाठ की शीर्षक है। तो देखिए यह जो पंक्ति दिया हुआ है वह है परंपरा का मूल्यांकन पाठ से यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि कौन आमलेट नहीं खाता है, कौन आमलेट नहीं खाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में चाचा जी, बी है पंडित बिरजू महाराज, सी है बाबूजी और डी है शंभू महाराज। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ से लिया गया है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन आमलेट नहीं खाता है, तो हमारा उत्तर होगा पंडित बिरजू महाराज। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, परमानंद वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि विल्नव्य क्या है। दोस्तों विल्नव्य क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस का शहर, बी है फ्रांस का मंदिर, सी है फ्रांस का मस्जिद और डी है फ्रांस का एक छोटा सा गांव। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विल्नव्य क्या है, तो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में, कहता है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। दोस्तों लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई, तो हमारा उत्तर होगा दीदी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ। दोस्तों यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो 1977 ईस्वी में। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए में गिरजा देवी के संगीत से, बी है शोभा गुरटू के संगीत से, सी है जाकिर हुसैन के संगीत से और डी है रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि काशी किसकी पाठशाला है। दोस्तों काशी किसकी पाठशाला है, तो हमारा आंसर होगा संस्कृत की, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1869 में। तो देखिए 1869 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 18वां सवाल। कहता है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। दोस्तों गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो हमारा आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए उसके बाद आइए 19वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, तो हमारा उत्तर होगा पीटर ब्रूक का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए 20वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे। दोस्तों यहाँ तो क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा एग्जामिनर यानी और या जज किसे समझते थे, तो अपनी अम्मा को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 21वां क्वेश्चन। देखिए यह आपके ग्रामर से लिया गया है। कहता है कि द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए द जैसे ही बोलिएगा तो आपको समझ में आएगा कि दांत से इसका आवाज निकलता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दांत। देखिए त थ द ध ये सब बोलिएगा तो दांत से आवाज निकलेगा। अब जैसे बोलिएगा क ख ग घ तो ये सब निकलता है कंठ से, फिर प फ ब भ ये सब निकलता है ओठ से। तो आप लोग बोल करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि आवाज है वो कहाँ से निकलता है, यानी कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। चलिए कहता है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद होगा नि धन छल, यानी कि नि जोड़ धन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 23वां क्वेश्चन में। कहता है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए में स्मारक, बी है मैथिली, सी है अंधिकार
और डी है वाहिनी। तो देखिए 23 में आपको शुद्ध शब्द पहचानना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो अंधिकार होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि मई शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिए मई क्या है, तो मई एक महीना का नाम है। क्या है, एक महीना का नाम है। ऐसा तो नहीं कि मई है जो 4-5 महीना का नाम है, या एक ही महीना का, यानी कि कोई स्पेशल महीना का नाम है। तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि 24 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कहता है कि अपराध शब्द कौन सा लिंग है। दोस्तों अपराध शब्द का लिंग निर्णय करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपराध शब्द है वो पुल्लिंग है। चलिए कहता है कि कपूर शब्द है। दोस्तों कपूर है वो क्या है, तो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यानी कि यह संस्कृत का मूल शब्द है और इसी को तत्सम कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। दोस्तों श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो श्याम का हो जाएगा श्यामा। क्या होगा, श्यामा होगा। देखिए श्यामा कहाँ है, ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वो कारक से है। कहता है कि डाल पर चिड़िया गाती है। डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए डाल पर यानी कि अगर में आ जाएगा, में या फिर पर आएगा, या फिर देखिए कहेगा कि गिलास में पानी है, या फिर मेज पर पुस्तक है। तो में या पर आएगा तो यह हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब जैसे कह देगा कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो देखिए कहीं पे कोई चीज अलग होगा तो वहां पे हो जाएगा आपादान। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज अलग होगा तो आपादान होगा, और अगर किसी पे ऊपर है या फिर किसी के अंदर है तो यहाँ पे अधिकरण होगा। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। यह कलम किसकी है, कहता है कि किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। तो देखिए खाना खा लिया मतलब कि समय बीत चुका है। जब समय बीतता है तो उसको कहते हैं पास्ट। क्या कहते हैं, पास्ट, यानी कि भूतकाल। इसी को पास्ट टेंस अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में भूतकाल कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पुष्प शब्द है। दोस्तों पुष्प, पुष्प क्या है, तो पुष्प भी संस्कृत का मूल शब्द है, यानी कि यह एक तत्सम शब्द है। 31 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचायक होता है, इसको कहते हैं हम लोग योग रूढ़। यहाँ पे सीधे डिफिनेशन दिया गया है, तो यह किसका डिफिनेशन है, तो योग रूढ़ का है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पराजय शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें परा उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे पराजय यानी कि परा उपसर्ग, तो ऑप्शन डी में है यहाँ पे सही उत्तर। चलिए उसके बाद देखिए 34 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि त्यागी शब्द में प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय, त्यागी, गी यानी कि ई प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। चलिए कहता है कि चाचा शब्द का विशेषण। दोस्तों चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो चाचा शब्द का विशेषण होगा चचेरा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए कहता है कि सूल पानी शब्द में कौन सा समास है। सूल पानी शब्द में कौन सा समास है, तो इसका देखिए सही आंसर होगा, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। सूल पानी बहुव्रीहि समास है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, ये देखिए लग रहा है बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए द्रववाचक संज्ञा किसको कहेंगे, जिसमें द्रव या धातु का बोध होगा। तो देखिए पत्थर है, दूध है, गांव है, शहर है। तो देखिए दूध क्या है, एक द्रव है यानी कि लिक्विड है, तो द्रव या धातु का बोध होगा उसको कहेंगे द्रववाचक संज्ञा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 39 नंबर सवाल में, देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 39 कहता है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा। इस वाक्य का उदाहरण यानी कि किस वाक्य का यह उदाहरण दिया हुआ, तो उसने अपने भाई का घर खरीदा। उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि सजीव शब्द का विलोम। सजीव का विलोम बहुत आसान है, इसको तो कोई भी दे देगा उत्तर, तो आप खुद से दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट जाकर देख लीजिएगा, वहां पे कोई ना कोई स्टूडेंट आंसर दिया हुआ रहेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट होगा इसका जिसका आंसर मालूम नहीं होगा। चलिए 41 नंबर सवाल कहता है कि जपूजी किसकी रचना है। दोस्तों जपूजी किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 42 नंबर सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है। कहता है कि जटा मुकुट तन भसम लगाई, वरण छोड़ी तन नगम भया। तो यह जो कविता है वो राम नाम बिनु बिरथे जगिनन जन्म पाठ से है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 43 नंबर सवाल कहता है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं। दोस्तों प्रेम वाटिका है वो प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद देखिए 44 कहता है कि इनमें से किनका सवैया और धनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है। सवैया और धनाछरी कौन लेखक का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन दिया गया है घनानंद, बी है प्रेमघन, सी है गुरु नानक, डी है इनमें से किसी की भी नहीं। तो देखिए 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद की, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये हमेशा एग्जाम में आता है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो हमारा आंसर होगा बद्री नारायण, बर्दी नारायण, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, बद्री नारायण और चौधरी प्रेमघन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि वीणा किसकी रचना है। दोस्तों वीणा किसकी रचना है, तो हमारा आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत की, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो हमारा उत्तर होगा 23 अप्रैल 1908। देखिए 1908 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए उसके बाद आइए 48 नंबर में, कहता है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। अपने सामने कुंवर नारायण की है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। देखिए दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन याद नहीं है तो कॉपी में नोट करते जाइए और बाद में 1 या 2 दिन के बाद रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रश्न सिलेक्टेड है, परीक्षा में हमेशा आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में, कहता है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद देखिए 50 नंबर सवाल, कहता है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया है, तो पहल पुस्तक के रूप में किया है या पहल पुस्तिका। तो ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सोफिया, ऑप्शन डी सही है। चलिए उसके बाद आइए 52 नंबर सवाल में, 52 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण है। तो देखिए जहां पे प्रकृति और सौंदर्य का बात आएगा तो वहां पे सुमित्रा नंदन पंत का नाम सबसे पहले आता है, यानी कि सबसे ज्यादा सुमित्रा नंदन पंत का जो कविता लिखा गया है वो प्रकृति के सौंदर्य पे लिखा गया है।
उसके बाद आइए अगला सवाल में, देखिए 53 नंबर सवाल कहता है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो हमारा उत्तर होगा भारतीयता। भारत में कौन सी वस्तु नहीं दिखाई देती है? तो भारतीयता नहीं दिखाई देती है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में, देखिए कहता है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो जन्म और जीवन व्यर्थ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में, देखिए अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय की रचना है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यान अज्ञेय। और इसी को शॉर्ट में कहीं पे मिलेगा आपको स ही वत्स्यान अज्ञेय, तो आपको ऑप्शन देखना है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में, देखिए 56 नंबर कहता है कि जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्यत है? तो यहाँ पे है आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? दोस्तों कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है। कहता है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मक्खी का, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? तो लोकायतन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में, देखिए 60 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप कर खो गया है। यह जो पंक्ति है वो हिरोशिमा पाठ की है। ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आइए कहता है कि जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द है, यानी कि देखिए जो पुरुष कविता रचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहेंगे कवि, और जो महिला कविता रचती है उसको कहते हैं कवित्री। चलिए उसके बाद आइए 62 नंबर सवाल में, कहता है कि एक आंख से देखना। एक आंख से देखना का मतलब क्या हुआ? कहता है कि वह सबको एक आंख से देखता है। एक आंख से देखने का मतलब हुआ बराबर मानना, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, ये भी व्याकरण से है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि य र ल व क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है कि य र ल व क्या है? यह एक अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि यशोधरा का संधि विच्छेद, यशोधरा का संधि विच्छेद होगा यश जोड़ धरा। 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कहता है कि हरि शब्द कौन सी संज्ञा है? तो हरि क्या है? नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद देखिए कहता है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप व्याकरण जानते हैं और पदबंध पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको मालूम हो गया होगा। यह क्या है? संज्ञा पदबंध है। क्या है? संज्ञा पदबंध, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। कहता है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ को 3 रानियां थी, राजा दशरथ का 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है? तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ये देखिए जो वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए कहता है कि सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणाम बोधक। सब धन परिणाम निकल रहा है कि कितना है, तो सब है, तो परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए गोमल। गोमल शब्द, गोमल शब्द बताना है कि तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो देखिए यह क्या है? तत्सम शब्द है। गोमल क्या है? तत्सम है। कहता है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है।
उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा उप। दोस्तों अगर आप लोग उपसर्ग नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाकर के उपसर्ग पढ़ लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो स्पेशल बना कर दें तो आप कमेंट कीजिए, उपसर्ग पर और समास पर एक वीडियो बना कर देंगे, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, आप ही के डिमांड पर वीडियो लेकर आएंगे। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। चलिए कहता है कि सर्व शब्द में प्रत्यय है। शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अप्रत्यय है। चलिए कहता है कि अपमान शब्द का विशेषण। अपमान का विशेषण हम लोग को बनाना रहेगा, तो अपमान का विशेषण क्या बनाएंगे? अपमानित। क्या बनाएंगे? अपमानित। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि सभापति कौन सा समास है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सभापति कौन सा समास है? तो सभापति यानी कि सभा का पति। कोई सभा है, मान लीजिए कि कोई सभा है और उसका जो पति होगा यानी कि जो हेड होगा उसी को क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। सभापति कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिसमें कारक चिन्ह आएगा, कारक चिन्ह यानी कि कर्ता अगर ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, तो ये सब जो हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी कि देखिएगा कि कारक चिन्ह अगर प्रयोग हो रहा है उसमें, उसका विग्रह करने पर, तो वह सब तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी, इसका आंसर होगा विशेषण पदबंध। 75 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में देखिए, कहता है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में, कहता है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची, आकाश का नभ। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिए, अंधकार का विलोम। अंधकार का उल्टा विलोम, सॉरी अंधकार का विलोम यानी उल्टा तो प्रकाश। चलिए उसके बाद देखिए, शिव का उपासक। शिव का उपासक को कहते हैं शैव। चलिए, घी का दिए जलाना। घी का दिया जलाना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, यानी खुशी मनाना एक तरह से इसको कह सकते हैं। सोना धातु कौन सा लिंग है? सोना धातु यानी कि सोना है वो, यानी कि सोना यहाँ पे एक लड़की भी हो सकती है, यानी कि नाम भी हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है सोना धातु, यानी कि जो सोना गोल्ड मेटल के यहाँ पर लिंग निर्णय करना है। तो 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। सोना धातु क्या है? पुल्लिंग है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा है? घड़ी शब्द कौन से संज्ञा होगा? तो घड़ी क्या है? पूरे जाति का बोध करता है। पूरे जाति का बोध करता है, यानी कि घड़ी कोई स्पेशल घड़ी का तो नाम है नहीं, यानी कि सभी घड़ियों का बात किया जा रहा है। तो यह क्या होगा? एक जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जेठानी होगा। उसके बाद देखिए, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो बखूबी शब्द में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा वर्तमान काल है। आ रहा होगा वर्तमान काल। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मंगमा को किससे विवाद था? दोस्तों मंगमा को किससे विवाद था? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आंसर होगा नजमा से। नजमा कौन थी? तो बहू थी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी? 87 का सही उत्तर होगा बाढ़ की चिंता से। चलिए उसके बाद देखिए, सात कोड़ी होता जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह से रट लीजिए लेखक का जन्म कब हुआ है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है इस प्रकार से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 89 नंबर सवाल, कहता है
कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम करने लगे हुए थे, तो शहर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। मंगू कितने वर्ष की है? मंगू जो जन्म से पागल है वो कितने वर्ष की है? तो 12 वर्ष की है। उसके बाद देखिए, कहता है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो 91 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए में। चलिए उसके बाद देखिए 92 का, कहता है कि वली अमाल की लड़की का क्या नाम है? वली अमाल की लड़की का क्या नाम है? तो पपाती नाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। उसके बाद आइए 93 में, कहता है कि वली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा काले रंग की, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। सीता क्या देखकर उदासी हो गई? काला ओढ़ना। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 95 नंबर सवाल, कहता है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण की पत्नी का नाम क्या था? बिमला। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, कहता है कि हेड नर्स का नाम क्या था? हेड नर्स का नाम क्या था? तो हेड नर्स का नाम था मिरंडा। उसके बाद देखिए 97 नंबर सवाल, कहता है कि वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी? किसका साक्षात्कार किसके जीवन उसका साक्षात्कार किसके जीवन में पहली बार हुआ है? तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुत्र को। चलिए उसके बाद देखिए 98 क्वेश्चन, कहता है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे? 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, करीब 200। उसके बाद देखिए 99 कहता है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? यानी कि कौन से भाषा के साहित्यकार हैं? तो हमारा आंसर होगा श्रीनिवास है वो कन्नड़ भाषा के हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि अच्युत किसका बेटा था? इसका आंसर होगा लक्ष्मी का। तो दोस्तों हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट देखिए और सभी वीडियो को देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।